हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज है 18 जून 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और क्या कुछ घटनाएं जो घट रही हैं चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी को कवर किया जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत। और आगामी जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, UPSC, SSC, UP SSC, रेलवे, NTPC, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, उन सभी में अगर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से उन क्वेश्चनों की बनने की पूरी संभावना रहती है। तो आपके लिए ये कंटेंट बहुत ही मेहनत के साथ में तैयार किया जाता है। तो अगर वीडियो और क्वेश्चंस अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है, कोई भी क्लास है, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 15 जून, सेकेंड ऑप्शन है 16 जून, थर्ड ऑप्शन है 17 जून और फोर्थ ऑप्शन है 7 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। सूखा रोकथाम का मतलब कि कैसे हम जो जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर सूखा हो जाता है। मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल जैसा वहाँ पर जो वातावरण है वो बन जाता है। तो इसको हम कैसे रोक सके, कैसे सूखे को हम रोकथाम कर सके, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये यहाँ पर 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये 17 जून को मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एग्रीकल्चरल लैंड के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यानी कि कैसे जो खेती के लिए जो उपजाऊ ज़मीन होती है वह धीरे धीरे बंजर में कन्वर्ट हो जाती है, धीरे धीरे वह मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैसे इसको हम रोक सके, कैसे जो मरुस्थलीकरण वाली या बंजर भूमि है उसको कैसे हम उपजाऊ में कन्वर्ट कर सकें, इन सभी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं थीम की, तो 2024 की थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम रहती है, थीम जरूर पूछी जाती है किसी भी दिवस की हो। अगर थीम छोटी है तो उसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी थीम कौन सी है? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, ये 2024 की थीम है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? यानी कि जो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप है इसको किसने जीत लिया है? फर्स्ट ऑप्शन है दिव्या देशमुख, सेकेंड ऑप्शन है श्रुति वोरा, थर्ड ऑप्शन है दीप्ति मेहता और फोर्थ ऑप्शन है प्रियंका शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है। किसने जीता हुआ है? दिव्या देशमुख ने। भारत की दिव्या देशमुख ने लड़कियों यानी कि जो गर्ल्स की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में फाइनल दौर में दिव्या ने बुल्गारिया की बेलोस्लावा क्रिस्टेवा को हराकर यह खिताब हासिल किया है। यानी कि इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया है बुल्गारिया की रहने वाली बेलोस्लावा क्रिस्टेवा को इन्होंने हरा दिया है और फर्स्ट स्थान अपना हासिल किया है। किसने? दिव्या देशमुख ने। यह आयोजन कहाँ पर हुआ? यह आयोजन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी जो है, तो गिफ्ट सिटी क्लब में इसका जो फाइनल है वो खेला गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने निजुत मोइना योजना शुरू की है? यानी कि जो बाल विवाह होता है, बाल विवाह का मतलब क्या होता है कि जो समय सीमा निर्धारित की जाती है विवाह के लिए, उस समय सीमा से अगर पहले ही जो विवाह कर दिया जाता है, कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, वही बाल विवाह माना जाता है। तो अगर कम उम्र में ही आप शादी कर देते हैं तो वही बाल विवाह होता है। तो इस बाल विवाह को रोकने के लिए या इस बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड और फोर्थ ऑप्शन है असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि असम राज्य ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए निजुत मोइना नामक योजना शुरू की है। असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री निजुत मोइना की घोषणा की है। यानी कि पूरा नाम क्या है इस योजना का? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, यानी कि MMNM की घोषणा की है। असम सरकार कैबिनेट के द्वारा इस योजना को मंजूरी देने के बाद 12 जून 2024 को असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। यानी कि ये जो योजना है ये वहाँ के कैबिनेट से भी इसको मंजूरी मिल गई है और 12 जून 2024 को असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं, इस योजना की क्या कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि जो ये योजना है निजुत मोइना योजना, इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं? तो इस योजना से राज्य के लगभग 10 लाख छात्राओं को लाभ होगा। यानी कि ये जो योजना चलाई जाएगी मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, इसके अंतर्गत जो राज्य यानी असम राज्य की जो 10 लाख छात्राएं हैं उनको लाभ मिलेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्राओं को सरकार की ओर से प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। यानी कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षा में जो छात्राएं हैं, यानी कि जो 10+2 लगभग, यानी कि 11th में जो छात्राएं हैं, 11th से लगा करके 12th तक की जो छात्राएं हैं, उन छात्राओं को जो सरकार है वो 1000 रुपये प्रतिमाह देगी। और 3 साल या 4 साल के डिग्री स्नातक कोर्स, यानी कि जो डिग्री करेंगे, जैसे कि BA में हो गया, डिग्री स्नातक कोर्स में दाखिला लेने वाली छात्राओं को प्रतिमाह 1200 रुपये मिलेंगे। यानी कि जो ग्रेजुएशन करेंगी उन छात्राएं, उनको 1200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन या BEd डिग्री में नामांकित छात्राओं को प्रतिमाह 2500 रुपये मिलेंगे। और जो PG करती हैं या BEd जैसी डिग्रियां अगर हासिल करती हैं या उनमें नामांकन करती हैं तो उन छात्राओं को 2500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। तो इस योजना का ये पूरा का पूरा ब्यौरा हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। बात करते हैं अगर असम की, तो असम की राजधानी होती है दिसपुर। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। राजधानी है दिसपुर। राज्य महोत्सव की बात की जाए, यानी कि असम राज्य का जो राज्य महोत्सव है वो है बिहू। राज्य नृत्य की बात करते हैं तो ये है बिहू नृत्य, ये यहाँ का राज्य नृत्य है। राज्य पुष्प है फॉक्सटेल आर्किड, यानी कि जो आर्किड का जो फूल है, फ्लावर है, ये यहाँ का राज्य पुष्प है। बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं असम राज्य की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको बिल्कुल आप देखिए क्योंकि राज्य से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य वृक्ष की बात की जाए तो राज्य वृक्ष है डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस, जिसे हालोंग के नाम से भी जानती हैं। राज्य पशु है एक सींग वाला गैंडा, क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा से संबंधित एक उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा उद्यान। तो यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है, इसीलिए यहाँ का राज्य के पशु एक सींग वाला गैंडा है। राज्य पक्षी की बात की जाए तो सफेद पंख वाली वुड बतख, जिसे देव हाहा के नाम से भी जानते हैं, तो ये यहाँ के राज्य पक्षी होती है। तो ये था, ये असम के बारे में स्टैटिक जानकारी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में राज्य से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है दोदोमा, सेकंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है ढाका और फोर्थ ऑप्शन है काठमांडू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा काठमांडू, यानी कि जो नेपाल है,
नेपाल के काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो विभिन्न प्रकार के जो देश से जो शरणार्थी आते हैं, जो वहाँ से जो भी पर्यटक आते हैं, तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो अपनी ये सांस्कृतिक जो भी संस्कृति होती है उसका आदान प्रदान होता है और अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन मेले का आयोजन है वह काठमांडू में वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 16 देशों के पर्यटन उद्यमी शामिल हो रहे हैं। यानी कि इसमें 16 देशों के पर्यटन उद्यमी भी शामिल होंगे। इन देशों में, यानी कि इन देशों में कौन कौन से इसमें होंगे? तो इन देशों में नेपाल, भारत, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मालदीव, अमेरिका, नीदरलैंड, श्रीलंका, चीन, थाईलैंड, दुबई, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया और भूटान आदि शामिल हैं। यानी कि जो 16 देशों के पर्यटन उद्यमी शामिल हो रहे हैं वो सब इन देशों से हैं। यानी कि नेपाल, भारत, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मालदीव, अमेरिका, नीदरलैंड, श्रीलंका, चीन, थाईलैंड, दुबई, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया और भूटान आदि सभी इसमें शामिल हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना? यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान और फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो भारत है ये नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट कि 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित, यानी कि इनकी एक ये मैगजीन है अर्थ सिस्टम साइंस डेटा, इस जर्नल में प्रकाशित N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के वैश्विक आकलन यानी कि ग्लोबल असेसमेंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन के अनुसार जो भारत है वह नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि किस में प्रकाशित किया गया? तो अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित किया गया। इसकी प्रकाशन में इनके किसके N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार जो भारत देश है ये नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। अगर बात करते हैं दूसरा भारत है तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट पर चाइना है, यानी कि फर्स्ट सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना और सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक देश उत्सर्जक देश भारत है नाइट्रस ऑक्साइड का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वान जलवायु सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? यानी कि जो वान जलवायु सम्मेलन 2024 है जिसपे जलवायु से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर बात की जाती है, उनकी निजात करने के लिए विभिन्न प्रकार के पहलुओं और मुद्दों को उठाया जाता है। तो इसके लिए वान जलवायु सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है अजरबैजान, सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है दुबई और फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जर्मनी में वान जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका पूरा नाम होता है UNFCC का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके सहायक निकायों यानी कि SB60 का 60वां सत्र जिसे वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में जाना जाता है ये 3 से 13 जून 2024 को वान जर्मनी में आयोजित हुआ। यानी कि ये वान जो कि एक शहर है जर्मनी का वहाँ पर आयोजित हुआ, इसीलिए इसे वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं अजरबैजान। ये 11 से 12 नवंबर 2024 तक COP29 की मेज़बानी करेगा। यानी कि आगामी COP29 की मेज़बानी कौन करेगा? अजरबैजान करेगा 11 से 22 नवंबर 2024 की। और COP28 की बात की जाए तो ये COP28 की जो मेज़बानी है वो किसने की थी? तो वह दुबई।
दुबई ने की थी COP 28 की, और अगला जो COP 29 है इसकी मेजबानी अजरबैजान करने वाला है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, माता खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया, यानी कि जो माता खीर भवानी मेला है ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है त्रिपुरा, थर्ड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल कि जो माता खीर भवानी मेला है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। और जम्मू कश्मीर में कहाँ, तो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला में, यानी कहाँ पर, गांदरबल जिला है मध्य कश्मीर के अंदर, और वहाँ के तुलमुला में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, तो उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना लागू किया है, तो इसके तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जो भी हाल ही में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया हुआ है, यानी कि लगातार ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने को उन्होंने मंजूरी दी है, और इस योजना से राज्य भर में लगभग 80,000 लोगों को लाभ मिलेगा। और ये योजना है ये बुजुर्गों के लिए है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, जो लगभग 80,000 लोग हैं उन सभी लोगों को ये लाभ मिलेगा। 100 करोड़ रुपए इसके द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया, यानी कि चांग-ई जो मिशन है ये मिशन किसका है, ये मिशन है चीन का, यानी कि चाइना का ये मिशन है। तो इसमें मिस्र और एक और देश ने मिल करके इस मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वीडन, सेकंड ऑप्शन है फिनलैंड, थर्ड ऑप्शन है बहरीन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मिस्र और बहरीन ने मिलकर के चांग-ई 7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। तो प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बहरीन। बहरीन ने और मिस्र ने, इन दोनों ने मिलकर के ही चांग-ई 7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया हुआ है। बात करते हैं, मिस्र और बहरीन ने हाल ही में चीन के साथ चांग-ई 7 मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण विकसित करने हेतु एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य 2026 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज करना है। यानी कि जो चांग-ई मिशन है, चांग-ई 7 मिशन चाइना का जो मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2026 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ यानी पानी की बर्फ की खोज करना है। बात करते हैं कि यह मिशन क्या है, तो मिस्र और बहरीन के साथ मिलकर जो चांग-ई 7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा विकसित कर रहे हैं। यह कैमरा चंद्र सतह के सामग्री की छवि बनाएगा और उसका विश्लेषण करेगा, जिससे मिशन के लिए मूल्यवान डेटा उपलब्ध होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे, यानी कि किसको जिनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है, और पहले भी वही थे और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेम प्रभाकर, सेकंड ऑप्शन है पीके मिश्रा, थर्ड ऑप्शन है आशीष कुमार, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो पीके मिश्रा जी हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। ये आप यहाँ पर आर्टिकल में देख सकते हैं, डॉक्टर पीके मिश्रा जी, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। इससे पहले वे पीएम के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट मंत्री की रैंक पर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन भी रह चुके हैं, यानी कि प्रधान सचिव के पहले ये, उससे पहले ये पीएम के
एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैबिनेट मंत्री की रैंक पर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन भी रह चुके हैं, यानी कि ये सभी विभाग ये संभाल चुके हैं। जो डॉक्टर पीके मिश्रा हैं ये गुजरात कैडर से ताल्लुक़ रखते हैं और 1972 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, यानी कि ये गुजरात कैडर के हैं और ये एक आईएएस ऑफिसर हैं जो कि 1972 बैच के हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप जब एग्ज़ाम देंगे उसमें से जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब आपको इनकी जो महत्वता है वो आपको पता चलेगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।